डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, कल जो मैंने फर्स्ट वीडियो डाली थी उसमें रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन के बारे में आपसे डिस्कशन किया था। आज मैं ट्रांसलेशन के रूल्स की पहली कड़ी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो बच्चों कॉपी निकाल करके नोट करते चलिए इस सारे टेंस के रूल्स। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान होती है जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं और ताहूं आदि शब्द आते हैं तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। फिर समझें, जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में क्या आता है, ता है, ती है, ते हैं और ताहूं आदि शब्द आते हैं तो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। अंग्रेजी बनाने के लिए एसर्टिव वाक्य में यदि हमारा सब्जेक्ट एक वचन है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा देते हैं। फिर समझ, एसर्टिव वाक्य में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा देते हैं। जैसे हम गए, राम प्रतिदिन स्कूल जाता है, तो राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो राम गोज टू स्कूल डेली। मैं प्रतिदिन एक सेब खाता हूं, तो मैं यहां पर बहुवचन हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसमें वर्ब के साथ एस अथवा एस नहीं लगेगा। तो इसकी ट्रांसलेशन बनेगी आई ईट एन एप्पल डेली। समझ में आया? वह प्रतिदिन एक पत्र लिखता है, तो वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ही राइट्स ए लेटर डेली। ही राइट्स ए लेटर डेली। और जहां पर बहुवचन का कर्ता हो जाता है, तो बहुवचन के कर्ता के साथ हम मुख्य क्रिया की केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वहां पर हम एस या ईएस नहीं लगाते। बहुवचन के कर्ता के साथ हमेशा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम के वे अपना काम करते हैं, वे, तो दे डू देयर वर्क, वे अपना काम करते हैं। हम इस उपन्यास को पढ़ते हैं, तो हम बहुवचन करता है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वी रीड दिस नोवेल। बच्चों आ गया हुआ समझ में? यानी ट्रांसलेशन करते समय जो सेंटेंस का क्रम होता है, कर्ता, क्रिया, कर्म, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, फिर एटसेट्रा। एसर्टिव वाक्य में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस अथवा एस लगा देते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस अथवा एस का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि केवल मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं। अब नेगेटिव वाक्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। जब वाक्य नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करते हैं, डू नॉट का प्रयोग करते हैं। और डज नॉट और डू नॉट के साथ हमेशा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ऐसे वह रामायण नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट रीड द रामायण, ही सिंगुलर है, ही डज नॉट रीड द रामायण। अब हमने कह दिया बे रामायण नहीं पढ़ते हैं, तो बे बहुवचन हो गया, दे डू नॉट रीड द रामायण।
वे रामायण नहीं पढ़ते हैं, दे डू नॉट रीड द रामायण। यहाँ पर बच्चों ध्यान देने योग्य बात यह है, यदि हिंदी में कहीं पर कभी नहीं का प्रयोग होता है तो कभी नहीं के लिए हम नेवर का प्रयोग करते हैं, और नेवर के साथ डू या डज का प्रयोग नहीं होता है, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। दे इस खेल को कभी नहीं खेलते, तो दे नेवर प्ले दिस गेम। दे इस खेल को कभी नहीं खेलते हैं, तो इसमें कभी नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है, तो कभी नहीं के साथ अब नेवर का प्रयोग करते हैं, और नेवर के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है, डू या डज का प्रयोग नहीं करते। तो दे नेवर प्ले दिस गेम, वह कभी झूठ नहीं बोलता है, तो ही नेवर टेल्स ए लाई। ही सिंगुलर था इसलिए टेल्स हो गया, और दे बहुवचन था इसलिए केवल प्ले शब्द का प्रयोग हुआ, उसमें ऐसा तो यस नहीं था। अब सीधे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ आते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो होते हैं जिनमें वाक्य के प्रारंभ में ही क्या शब्द का प्रयोग कर देते हैं, तो ऐसे वाक्य जिनकी स्टार्टिंग में ही क्या शब्द का प्रयोग होता है, तो वहाँ पर हम डू या डच का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में ही इंग्लिश ट्रांसलेशन करते समय कर देते हैं, और उसके बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या तुम अपने मित्र की सहायता करते हो, तो डू यू हेल्प योर फ्रेंड। क्या तुम इस कविता को याद करते हो, डू यू लर्न दिस पोएम। क्या रवि एक अच्छा गाना गाता है, तो डज रवि सिंग ए गुड सॉन्ग। क्या रेखा अच्छा नृत्य करती है, तो डज रेखा डांसेस डांस, क्योंकि डज का प्रयोग हो चुका है, तो डज रेखा डांस वेल। क्या किसान अपने खेतों को नहीं जोतते हैं, तो डू द फार्मर्स, निगेटिव भी है तो नॉट लगा देंगे, तो डू द फार्मर्स नॉट प्लो अपने खेतों को देयर फील्ड्स। अब दूसरे प्रकार के जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिनके वाक्य के मध्य में हम इंटेरोगेटिव वर्ड का प्रयोग करते हैं, तो ऐसे वाक्यों का इंग्लिश ट्रांसलेशन करते समय जो इंटेरोगेटिव वर्ड होता है, जो प्रश्नवाचक शब्द होता है, उसकी हम ट्रांसलेशन वाक्य के प्रारंभ में ही ले आते हैं। उसके बाद कर्ता क्रिया कर्म का डू डज का प्रयोग करते हैं, और डू डज का प्रयोग करने के बाद कर्ता क्रिया कर्म लाते हैं। जैसे हम कहें बच्चा इस समय कहाँ सोता है, तो वेयर डज द चाइल्ड स्लीप एट दिस टाइम। वेयर डज द चाइल्ड स्लीप एट दिस टाइम, बच्चा इस समय कहाँ सोता है। तुम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन क्यों नहीं करते हो, तो वाई डू यू नॉट ओबे, आज्ञा का पालन करना ओबे, तो वाई डू यू नॉट ओबे अपने माता पिता की योर पेरेंट्स। इसके बाद हम प्रेजेंट इंडिपेंडेंस की लास्ट कड़ी की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसमें बाकी की स्टार्टिंग में ही हु का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो हु टीचेस यू इंग्लिश। हु के साथ डू या डज का प्रयोग असर्टिव वाक्य में नहीं किया जाता है, केवल एफर्मेटिव वाक्य में नहीं किया जाता है, केवल निगेटिव वाक्य में किया जाता है। जैसे तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो हु टीचेस यू इंग्लिश। और तुम्हें कक्षा में कौन नहीं पढ़ाता है, तो हु डज नॉट टीच यू इन द क्लास। तुम्हें कक्षा में कौन नहीं पढ़ाता है, हु डज नॉट टीच यू इन द क्लास। इस तरीके से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की वाक्यों का इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं। बच्चों किताब निकाल करके प्रेजेंट इंडेफिनिट से संबंधित जितने भी सेंटेंस हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए, कॉपी पर लिखिए, और मैंने जितने भी रूल्स लिखाए हैं इनको एक कॉपी पर लिख लीजिए।
और इंग्लिश ट्रांसलेट करिए। नेक्स्ट वीडियो में अगले टेंस के साथ फिर मिलते हैं। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। थैंक यू।